हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, क्योंकि ये तो देख ही रहे हैं किस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम लोग एसएसटी 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस में दो पार्ट में हम लोग 2017 के पेपर को कवर किया है। ये हमारा पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। ये हमारा सत्यम क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही ये हमारा ऐप है। ये हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके आप टीचिंग से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सेमेस्टर के सारे बुक मिल जाएंगे। और फोर्थ सेमेस्टर का हम लोगों ने पेड कोर्स बनाया है। ठीक है, पेड कोर्स उसको डिजाइन किया है, आप देख सकते हैं उसको वहां पर जा करके, और आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ का पेड कोर्स मिल जाएगा और एसएसटी का पेड कोर्स मिल जाएगा। जिसका मान लीजिए जो बच्चे मैथ में जिनका बैक लगा है वो मैथ का सिर्फ ले सकते हैं, जिनका एसएसटी में सिर्फ बैक लगा है तो वो अलग से एक एक सब्जेक्ट से ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी फोर्थ सेमेस्टर में गए हैं, यानी कि थर्ड का एग्जाम देके फोर्थ में जाने वाले हैं, तो वो उसका कॉम्बो पैक ले सकते हैं। अगर आप कॉम्बो पैक अभी परचेज करेंगे तो इसमें मैथ और एसएसटी के साथ और भी वीडियोस जो इसमें पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश के हुए हिंदी के हुए, वो सारे वीडियोज इसमें पढ़ते जाएंगे। आपको उसी पैसे में कह सकते हैं कि वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप इसको परचेज करेंगे तो ये कम जो कॉम्बो पैक रहेगा इसका प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लीजिए और जो भी आपके फ्रेंड हैं आप उनको शेयर करिए, इसके बारे में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास हम। देखिए, पहला आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, अति लघु उत्तरी का। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा की बात कही जा रही है। परमाणु ऊर्जा से आप पहले इतना एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि परमाणु बम के बारे में, ठीक है, सुने होंगे आप लोग परमाणु बम के बारे में। ठीक है, तो जो परमाणु ऊर्जा है या परमाणु बम की हम बात करें तो इनको बनाने के लिए कुछ जो एलिमेंट कह सकते हैं या जो खनिज तत्वों की जरूरत होती है वो हो सकते हैं हमारे यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। फिर दूसरे हो सकते हैं थोरियम, रेडियम। ठीक है, रेडियम। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको मिला करके परमाणु ऊर्जा बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं परमाणु ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। रेडियम, यूरेनियम और थोरियम, ये तीनों को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इनके विस्फोट से क्या होता है, इनको मिला करके जो भी कह सकते हैं बम या परमाणु ऊर्जा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके आप जब इसका यूज करेंगे ना तो इससे रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं जो क्या करते हैं कि पूरे कह सकते हैं वातावरण में रेडिएशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर कई सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका ने जापान पे क्या किया था कि परमाणु बम गिराया था। ठीक है, जापान के ऊपर गिरा हुआ था परमाणु बम। तो उससे क्या हुआ कि जापान में लोग आज भी बहुत कह सकते हैं कि विकृति के साथ जन्म लेते हैं, उनमें बहुत सारी विकृतियां पाई जाती हैं, कोई ना कोई शारीरिक दोष उनके अंदर रहता है। और अक्सर जो बच्चे ठीक ठाक अगर हो भी गए तो उनके अंदर ज्यादातर क्या होता है कि आंतरिक विकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धात्विक पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, बहुत नॉर्मल चीज है, आपको बताया गया था धात्विक और अधात्विक के बारे में। ठीक है, धात्विक के बारे में बताया गया था कि वो धातु जिनको हम क्या करें, जिनको जब हम पीटे, ठीक है, पीटे या खींचे तो वो आराम से टूटे नहीं। ठीक है, यानी कि उनमें तारतम्यता अधिक रहती है। क्या होता है, तारतम्यता अधिक होती है, तारतम्यता अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। और अधातु में क्या होता है कि इनमें तारतम्यता नहीं होती है। ठीक है, कह सकते हैं नहीं होती है।
अब ऐसे आपको तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास ही आपको देखने को मिल जाएंगे जो धात्विक पदार्थ के उदाहरण होते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं इसका सबसे पहला चीज लोहा, ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, सारे के सारे जो पदार्थ हैं, ये क्या है, ये सब के सब धात्विक पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, तो धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण पूछे थे, आप 1000 लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश की बात कही जा रही है, उत्तरी ध्रुव में जो टुंड्रा प्रदेश पड़ता है वहां की बात को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव में चलने वाली हवाएं, तो उत्तरी ध्रुव में चलने वाली 2 प्रमुख हवाएं हैं, जिसमें एक आपको मिलेगा ब्लीजार्ड, क्या मिलेगा, ब्लीजार्ड, और दूसरा मिलेगा पुर्गा, क्या मिलेगा, पुर्गा। ठीक है, ये ऐसी हवाएं हैं कि जो खास करके टुंड्रा प्रदेश में चलती हैं। कहाँ चलती हैं, टुंड्रा प्रदेश में चलती हैं, या टुंड्रा प्रदेश की जगह उत्तरी ध्रुव भी आपसे दे सकता है। ठीक है, अब ये हवाएं जब चलती है ना, तो ये पूरा का पूरा जो ध्रुव होता है ये बर्फ से जम जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि बर्फ से ढक जाता है, बर्फ से ढक जाता है, ढक जाता है, ये इतनी ठंडी हवाएं होती हैं। ठीक है, और हमारे देश में अगर हम देखें तो हिमालय है, हिमालय की वजह से ये हवाएं हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारा भारत जो है वो इतने ठंड का सामना नहीं करता है। ठीक है, जब आप रसिया वसिया को देखेंगे तो रसिया साइड में ये सारी हवाएं वहां पहुंचती रहती हैं, जिसकी वजह से पूरी रसिया का अगर भाग हम देखें तो वो काफी जमा हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थल मार्ग किसे कहते हैं। देखिए कितना नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के पेपर में। तो आप लोगों को पता होगा कि जो रास्ता जमीन पर बनता है, ठीक है, या हम लिख सकते हैं जमीन पर बने, जमीन पर बने रास्ते को, रास्ते को अस्थल मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थल मार्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सड़कें बनती हैं, सड़कें जो बनती हैं वो क्या होती हैं, वो अस्थल मार्ग कही जाती हैं। ठीक है, वो क्या कही जाती हैं, अस्थल मार्ग कही जाती हैं। अब जब क्या होता है कि आप देखे होंगे कि रेल को चलने के लिए पटरियां बिछाई जाती है, तो वो रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको मिल जाएगा कि हवा में जाने के लिए वायु मार्ग बनाया जाता है। देखिए वायु मार्ग आपको वहाँ पे सड़क टाइप का कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन क्या होता है कि उसमें भी एक एरिया निश्चित होता है। अगर आप उस एरिया से, उसके नेटवर्क से आप बाहर चले जाएंगे तो आपको खोने का डर हो जाता है। ठीक है, जो जहाज होता है वो खो जाता है, तो उसका भी एक निश्चित एरिया बनाया जाता है, एक ट्रैक बनाया जाता है, जिसको वायु मार्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और स्थल मार्ग समझ में आ गया होगा कि जमीन पर बने रास्ते को स्थल मार्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थली प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मरुस्थली प्रदेश किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि औसत वर्षा, औसत वर्षा जिस प्रदेश का, जिस प्रदेश का 20 सेंटीग्रेड, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीग्रेड ना लिख करके हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जिस प्रदेश की औसत वर्षा, जिस प्रदेश की औसत वर्षा 20 सेंटीडिग्री, ठीक है, या 20 सेंटीडिग्री ना कह करके हम इसको 20 सेंटीमीटर कहते हैं, डिग्री नहीं कहेंगे। ठीक है, जिस प्रदेश का औसत वर्षा, देखिए वर्षा को सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है, वर्षा को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर से, 20 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, कम हो, या हम इसको दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ऐसा स्थान, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां जलपात, ठीक है,
जलपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में, अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम हो, काफी कम हो, काफी कम हो, मरुस्थलीय प्रदेश कहे जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश कहे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब वहां पे बारिश कम होगा तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा होने लगता है कि वहां की जो कह सकते हैं कि जो जमीन होगा, ठीक है, उसपे धूल उड़ने लगेगा। ठीक है, तो वो एक टाइम पे के बाद वो रेतीले प्रदेश के रूप में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो रेतीला जगह है वही मरुस्थल कहा जाएगा। अगर हम इस तरीके से देखें तो रेतीला मतलब, मरुस्थल मतलब ये नहीं कि रेतीला, मरुस्थल मतलब एक तरीके से होता है कि बंजर भूमि। ठीक है, बंजर भूमि, तो बंजर भूमि वहीं पर होगा, बंजर भूमि वहीं पर होगा जहां की औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खनिज तेल किस प्रकार के पदार्थ, खनिज पदार्थ है। देखिए ये क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया था आप लोगों के लिख करके कि खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए जो कोयला है, ठीक है, जो कोयला है ये अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक खनिज। ठीक है, क्या है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, कोयला अधात्विक खनिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कही जा रही है। कहाँ की बात कही जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कही जा रही है। तो इसके लिए आप योग्यताएं याद कर सकते हैं। कई सारी योग्यताएं हैं, जिसमें पहला एक आप लिख सकते हैं कि भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा आप इसमें याद कर सकते हो, उसकी उम्र, उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक ना हो, 62 वर्ष से अधिक ना हो, अधिक ना हो। तीसरी चीज आप याद कर सकते हैं कि भारत के किसी न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक वकील, वकील रहा हो। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि या हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक जज रहा हो। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। देखिए जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। बाकी 62 वर्ष से अगर उम्र है उसका तो वो आराम से बन सकता है। ठीक है, ये कॉमन चीज है कि कोई भी चीज अगर हम भारत का पोस्ट है, भारत के किसी भी चीज का पोस्ट है तो वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आप उम्र याद करेंगे और बाकी के जो दो पॉइंट लिखे हैं आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? मतलब हरित क्रांति का क्या अर्थ है, उसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी है। तो देखिए हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत भारत में इसकी शुरुआत किसने किया था? भारत में शुरुआत स्वामीनाथन ने किया था। स्वामीनाथन ने किया, स्वामीनाथन ने किया। ठीक है, एस स्वामीनाथन ने किया था। अब इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? तो पहला चीज कि ये कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया, उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि उच्च किस्म के बीज किसानों को दिए गए, किसानों को
दिए गए, रासायनिक खाद किसानों को दिए गए, रासायनिक खाद किसानों को दिए गए। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन जो था, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा। ठीक है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो हरित क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब भारत आजाद हो गया, भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि उनके पास भुखमरी की स्थिति बन चुकी थी। तो एस स्वामीनाथन के द्वारा इसे भारत में हरित क्रांति को लाया गया। ये कृषि से संबंधित था और कृषि उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था। ठीक है, इसमें कृषि के बीज, रासायनिक उर्वरक, खाद जिसको कहते हैं, और सिंचाई की सुविधा, बहुत सारी चीजें किसानों को प्रोवाइड करवाई गई। और इसके बाद क्या हुआ कि गेहूं का जो उत्पादन है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ टुंड्रा प्रदेश की बात कही जा रही है। और आप लोगों को अगर पता हो तो टैगा और टुंड्रा प्रदेश ऐसे हैं कि जो उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं। और ये पूरी तरीके से ठंडा प्रदेश होता है। कैसा प्रदेश होता है? ठंडा प्रदेश होता है, ठंडा प्रदेश होता है। और पूरे वर्ष क्या होता है? बर्फ से ढका होता है। किससे ढका होता है? बर्फ से ढका होता है, ढका होता है। ठीक, अब देखिए मानव जीवन पर प्रभाव पड़ने वाली एक बात हुई। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो टुंड्रा प्रदेश के लोग होते हैं वो मांस का ज्यादा सेवन करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ज्यादातर मांस खाते हैं। ठीक है, क्यों मांस खाते हैं भैया? क्योंकि वहां पे तो वो कोई फसल का उत्पादन कर नहीं सकते, उत्पादन होगा नहीं। दूसरी चीज कि चमड़े के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो जिस जानवर का वो शिकार करेंगे उससे जो चमड़ा उनको मिलेगा, उससे चमड़े के क्या बनाएंगे? कपड़े बनाएंगे और उसी को पहनते हैं। ठीक है, चमड़े के कपड़े पहनते हैं। दूसरी चीज एक हम और कह सकते हैं कि इग्लू नामक घर बना करके रहते हैं। क्या करते हैं? इग्लू नामक बर्फ के घर में, बर्फ के घर में निवास करते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ के जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत तेज शिकारी होते हैं। वो हार्पू नामक भाले का प्रयोग करते हैं और मछली को मार करके खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रील नामक मछली पाई जाती है जिसको वो खाते हैं। और उसका जो कह सकते हैं कि उसको अगर जलाएंगे उसकी चमड़ी को तो वो जलता भी बहुत अच्छे तरीके से है। ठीक है, तो आग से भी उससे प्राप्त कर लेते हैं। ये इग्लू वाला चीज आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे कि इग्लू जो होता है वो बर्फ का घर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है कि लोहा के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, यानी कि लोहा उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र आपको लिखने की कहाँ पर भारत। देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि भारत में या कहाँ पर। ठीक है, तो हम भारत की बात करेंगे। अगर हम भारत में देखें तो भारत की स्थिति जो है वो काफी अच्छी कह सकते हैं कि लोहा भंडारण में है। ठीक है, हेमेटाइट हेमेटाइट नामक लोहा भारत में 9,000 या कह सकते हैं 9602 मिलियन टन है। ठीक है, मिलियन टन। और अगर मैग्नेटाइट देखें, मैग्नेटाइट, तो ये लोहा जो है भारत में कह सकते हैं इसका जो भंडारण है वो लगभग 3408 मिलियन टन है। ठीक है, 3408 मिलियन टन है। और ये जो लोहा उत्पादन कह सकते हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो सबसे ज्यादा और सबसे कह सकते हैं कि विस्तृत मात्रा में 2-3 जगहों पर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि 2-3 राज्यों में किया जा सकता है, जिसमें पहला मध्य प्रदेश हम रख सकते हैं। ठीक है,
कर्नाटक रख सकते हैं, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहे का उत्पादन जो होता है भारत में वो काफी अच्छी मात्रा में किया जाता है, ठीक है। देखिए लोहा उत्पादन को लोहा का कह सकते हैं कि खनिज के रूप में निकाला जाता है और फिर बाद में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टोर करते हैं, बाद में इनको जैसे जरूरत रहते है उसको निकालते हैं और दूसरे देशों में भी इसका सप्लाई किया जाता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड, उसमें भी हम 10 क्वेश्चन रह गया हम लोग का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।